नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, कई बार हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर विश्वास नहीं हो सकता कि वाकई ऐसी घटना कैसे घट सकती है। अगर देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार कोई कानून ला रही है, विधेयक ला रही है कि इसको कानून बनाया जाए, तो कायदे से तो उसको सभी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए भाई, निश्चित रूप से। लेकिन आपने संसद में देखा, लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 3 बिल पेश कर रहे थे, उस बिल की चर्चा बाद में करूंगा, बिल पेश कर रहे थे, उसका इतना ही उद्देश्य था कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, अगर गंभीर आरोपों में जिसमें 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो जुडिशियल कस्टडी में भी उसको 30 दिन रहना पड़ता है एक निश्चित अवधि तक, तो उसको पद से हट जाना चाहिए। एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन पद से हटे ही नहीं, और उसके लिए विपक्ष जिस ढंग से हंगामा कर रहा था, कूद रहे थे, मतलब पहले कांग्रेस के लोग बेल में गए, फिर समाजवादी पार्टी के लोग बेल में गए, कांग्रेस के संगठन महासचिव संगठन वेणुगोपाल साहब ने तो उसके बिल की कॉपी फाड़ी और गृह मंत्री की तरफ फेंकना शुरू किया। अरे क्या है ये? फिर धर्मेंद्र यादव ने फाड़ा, फिर फेंका, फिर सब आगे आ गए। बाहर अलग अभियान चलाया जा रहा है। इस देश में शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन जिसको बोलते थे, उसके अंत के लिए कितने आंदोलन हुए हैं जगह जगह। अनेक कमेटियां बनी है इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटियां बनी है शुरू से लेकर अभी तक। मुरारजी भाई के नेतृत्व में ही, अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने सुझाव दिया था, वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब वो वित्त मंत्री थे। अनेक प्रतिवेदन आए हैं संसद में, अनेक समितियों ने इस पर रिपोर्ट दी कि भाई इस ढंग के कुछ कानून हमारे देश में होने चाहिए। न्यायालय में मामले गए हैं कि देश में राजनीतिक और शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार रुके, इसके लिए कुछ ढांचा बनना चाहिए। जयप्रकाश जी का आंदोलन जिसको कहा जाता था 1974 का छात्र आंदोलन, भ्रष्टाचार और शिक्षा की अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार के मुख्यतः विरोध था। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। और राजनीति में जो परिवर्तन है उसमें भ्रष्टाचार विरोध की बड़ी भूमिका थी। तो अब ये मतलब अब उसके लिए कहा जा रहा है कि भैया ये तो विचित्र है ये। अब उसमें जो आरोप लग रहे हैं, मतलब अगर कल, यद्यपि लोकसभा अध्यक्ष ने सबको अनुमति दी बोलने की, लेकिन फिर भी अभी तक दुष्प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है। हालांकि वो बिल गृह मंत्री ने पेश करते हुए प्रस्ताव दिया कि हम इसको संयुक्त संसदीय समिति को भेज रहे हैं। संसदीय समिति इस पर फैसला करे कि क्या इसमें चेंज करना है, नहीं करना है। अब फिर आगे इस विधेयक को लेकर आएंगे और फिर इसको कानून बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है जैसे इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाना गलत हो, और भ्रष्टाचारी कोई जेल में रहे फिर भी वहां से सरकार चलाए वो सही हो। उसकी रक्षा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े बड़े वकील और नेता सामने आ रहे हैं। आप सोचिए देश कहां से कहां पहुंच गया है। आपके पास इसका क्या उत्तर है? अब पहले आइए कि एक बार चर्चा से पहले जरा इस बिल को देख लें, क्योंकि एक बिल जब समझेंगे, ये 3 बिल है। एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2025, यानी संघ शासित क्षेत्र सरकार शासन संशोधन विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो कानून है 1963 का, उसका भाग 20 गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो है, मतलब संघ शासित संघ क्षेत्र शासन कानून 1963, उसमें
गंभीर अपराधों में या आरोपों में गिरफ्तार किसी मुख्यमंत्री का मंत्री के पद छोड़ने का, हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसकी धारा 45 में संशोधन किया जा रहा है। इसी तरह हमारा जो संविधान है उसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं है। संविधान में प्रोविज़न हो तो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई हो, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री। तो पहले तो संविधान में प्रोविज़न लाएंगे, तभी तो संविधान के अनुसार फिर राज्य के और क्षेत्र का कानून बदलेगा। और जम्मू कश्मीर का चूँकि पहले से कानून अलग रहा है, धारा 370 हट गया, लेकिन 2019 में जो पुनर्गठन कानून बना उसमें इस समय ध्यान नहीं रहा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन का जो धारा है 54 2019 की, उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। अब एक बार आपको संशोधन प्रस्ताव के बारे में भी बता देते हैं। जैसे इसमें अनुच्छेद 75 है जो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पर लागू होता है। इसमें यह कहा गया है कि कोई मंत्री 30 दिन तक गंभीर अपराध में जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो, जेल में है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे। और प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तब भी 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है कि अगर वो स्वयं गिरफ्तार है जेल में और 30 दिन तक अगर नहीं करते हैं तो 31वें दिन उनको त्यागपत्र देना होगा, नहीं देंगे तो उनका पद समाप्त हो जाएगा। तो यही बात हुआ कि 30 दिन तक कोई मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री रहेगा और 30 दिन तक अगर वो नहीं त्यागपत्र देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे और वो हट जाएगा या 31वें दिन उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो अनुच्छेद है दिल्ली वाला 339 AA दिल्ली के विधानसभा मंत्री परिषद पर लागू होता है, यहाँ भी वही स्थिति है। तो अब यह है कि इसमें विरोधियों को क्या समस्या देखती है। जब इसमें तो कहीं नहीं लिखा है, जो कहा जा रहा है कल संसद में कहा जा रहा था, प्रियंका वाड्रा जी बोल रही थी, बाहर अभिषेक मनु सिंघवी जी बोल रहे थे कि सरकार जानबूझकर ऐसा करना चाहती है ताकि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा सके, सरकार गिराया जाए, विपक्ष के मंत्रियों को डाला जा सके, सरकार में गिराया जाए। बिना अपराध के ही, बिना अपराध साबित हुए सजा देने का प्रावधान है। अब मैं आप सब सोचिए कि इस देश में 2 मंत्री हुए हैं। एक तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया और जेल में 155 दिन रहे, लेकिन उन्होंने जेल से अब मुख्यमंत्री मतलब वो उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहे। वो उसी प्रकार से एक तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे सेंथिनल साहब, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। और सेंथिल बालाजी 241 दिन तक हिरासत और जेल में रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनैतिक है, गलत है, लेकिन चूंकि संविधान और कानून में इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है जिसके आधार पर हम आदेश दे सकें कि आपको त्यागपत्र देना होगा, और न दें तो उस कानून के तहत उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून होना चाहिए। तो उसके बाद ये बात आई है कि भाई ये कैसे आदमी रह सकता है। आखिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो क्या पूरे देश से आवाज़ नहीं उठ रही थी कि भाई ये तो कानून होना चाहिए? क्या उनके पहले जो हेमंत सोरेन भी जेल में गए थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया, जेल में गए, फिर वो बाहर आए, फिर वो मुख्यमंत्री बने। जयललिता जब गिरफ्तार हुई थी उनको भी त्यागपत्र देना पड़ा था, हालांकि गिरफ्तारी में बहुत बड़ी समस्या। लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उनको त्यागपत्र देना पड़ा था जेल में जाने के लिए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी में बहुत समस्या उस दिन आई थी, बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। लालू जो गिरफ्तारी करे, फोर्स उतारना पड़ा था, पारामिलिट्री फोर्स उस समय कहा जाता, उतारना पड़ा था। लेकिन अब ये लोग ऐसे मांग कर रहे हैं कि वह मतलब कि मैं मानता हूँ कि कई बार आरोप गलत हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपको पद पर अगर आप जेल में हो तो कैसे काम कर पाओगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में?
लेकिन दिल्ली सरकार ने एक मानक बनाया, सत्येंद्र जैन गए तो वो उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, जेल मंत्री रहते इसलिए जेल में उनको सुविधाएं थी। मनीष सिसोदिया भी गए, हालांकि बाद में मनीष जी से त्यागपत्र लिया फिर सत्येंद्र जैन को, लेकिन जब अति हो गई तब जाके ये स्थिति बनी। तो ये जो देश में पहले तो किसी ने नहीं कहा कि हम त्यागपत्र नहीं देंगे, यहाँ से परंपरा शुरू हुई है। तो आप सोचिए इस देश में जो लंबे समय से मांग थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार उस मांग को पूरा कर रही है कि शासन में जो लोग हैं उनका दायित्व है कि वो अपने द्वारा एक मानक स्थापित करें। अगर उन पर आरोप लगा है, अरविंद केजरीवाल जी जब अन्ना अभियान में शामिल थे और चला रहे थे तो वो बोलते थे कि आरोप लगे और मंत्री हो कोई हो त्यागपत्र दे, फिर आरोप से छूटे आए तो फिर छूटे और फिर आ जाए। और लेकिन समस्या यह होती है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया उसमें शामिल, अगर वही भ्रष्टाचार करने लगे तो कैसे इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में। अब वो अजीब है, बीमारी के नाम पर वो बाहर हैं और पॉलिटिकल रैलियां भी कर रहे हैं और कोर्ट देख रहा है। तो अब उनको कहा जाए, उनकी पार्टी को, कि भाई जो भी गिरफ्तार हो जाएगा उसको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे, तो कैसे होगा। तेजस्वी यादव जो जिनके नेतृत्व में बिहार में जो गठबंधन है, वो गठबंधन उनके लीडर मान के वहाँ चुनाव लड़ रहा है। अब उन पर भी आरोप है, कल वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का तो पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार का था, लोकपाल लागू हो, उनको तो उन्होंने नया नाम दिया था जन लोकपाल, उस पर गीत बजते थे कि हम आएंगे तो जन लोकपाल लागू करेंगे। बाकी चीज़ें उन्होंने की, जन लोकपाल ही भूल गए, किए ही नहीं। तो अब अगर उनकी भाषा बदल गई है तो उसके लिए तो नहीं हो सकता है ना कि भैया वो तो वही आंदोलन कर रहे थे, अब उन्हीं को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो कानून न बने। ऐसे तो देश नहीं चल सकता है। मैं यह भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री को इस दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री को देश चलाना है। हो सकता है इसका गलत लाभ उठाया जाए। मैं हमेशा से लोकपाल भी जब बन रहा था तो लोकपाल में भी प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की वकालत कर रहा था कि कम से कम देश का शीर्ष जो नेतृत्व है उसको अगर भय होगा तो कैसे काम करेगा, कोई लाभ उठा सकता है, देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है, ऐसे मामले हो जाए, उन पर षड्यंत्र में मामले हो सकते हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध राफेल पर जिस ढंग से झूठे प्रचार करने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि कोरोना में जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसके पैसे के बारे में बताने लगे उसमें घपला हो गए हैं। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ठीक से उसमें उसकी जांच करके और निर्णय नहीं देता तो समस्या देश में पैदा करने की कोशिश तो की ही जा रही थी, आज भी की जा रही है। ये अंबानी अडानी का नाम जो लिया जा रहा है वो क्या है, कोशिश तो हो ही रही लेकिन अभी तक निकलता कुछ नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसकी जांच रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हुई और उसमें कुछ निकला नहीं है। अडानी मामले में अभी तक नहीं निकला। करप्शन है नहीं है वो एक विषय है, लेकिन कानून से तो अभी नहीं निकला है। मैं उसमें जाता नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री को भी घेरने की कोशिश हो रही है लगातार। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ उसी ढंग से व्यवहारिक तो और एक आदर्श स्थिति तो यही होती कि मुख्यमंत्री को भी इस दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री को भी राज्य चलाना है। अगर उनके अंदर ये भय होगा कि हम ये काम करेंगे या इसमें भ्रष्टाचार हो गया तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, हमारा पद चला जाएगा, तो बहुत बड़े फैसले करने से लोग बचेंगे। ये स्वाभाविक स्थिति है। तो अब बड़े फैसले लोग करें, इसके लिए क्या रास्ता है? लेकिन जो स्थिति हो गई है उसमें क्या रास्ता है? लेकिन ये तो मेरी बात है, विपक्ष किस आधार पर विरोध कर रहा है? उसमें तो कहीं थोड़ा लिखा है कि ये कानून भाजपा पर लागू नहीं होगा। ऐसा देश में कोई कानून बन सकता है कि ये केवल विपक्ष पर लागू होगा? तो भारतीय जनता पार्टी पर भी ये कानून लागू हुआ कि उनके यहाँ भी अगर कोई मामला फंसा तो उनके भी मुख्यमंत्री को प्रधान, इसमें तो प्रधानमंत्री ने स्वयं शामिल कर लिया है। तो ये जिसको ये सख्त कानून कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि बिना न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए सजा देना है, तो वो तो पार्टी भाजपा और ये सरकार स्वयं अपने को भी उसी सजा के लिए समर्पित कर रही है। तो उसकी क्यों आलोचना हो रही है? बल्कि ये तो सब पूरे
आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में रहेगा। ये तो मांग होनी चाहिए थी कि भाई प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखा जाए। जो देश की स्थिति हो गई है, अगर लोग इतने बेशर्म हो जाए, इतने अनैतिक, भ्रष्ट और पतित हो जाएं कि जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने आंदोलन किया है, जो कहा कि आरोप लगते ही आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, जेल में गिरफ्तारी के आरोप तो छोड़ दीजिए, गिरफ्तारी के बावजूद त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, जमानत नहीं दे रहा है, कोर्ट ऑर्डर कर दे रहा है कि आप मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते हैं, फिर भी त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। तो इतनी बेशर्मी के बाद क्या रास्ता है देश के सामने? वैसे भी कोई जेल में रहकर कैसे मुख्यमंत्री की भूमिका निभा सकता है? क्या अफसर आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे? क्या कैबिनेट की बैठक जेल में होगी? कैसे संभव है ये? दूसरा कि ये जो हमारा भाई हम लोगों ने एक समय मांग किया था, जब भ्रष्टाचार का चरम पता, खासकर ये जो इस पिछली सदी का अंतिम दशक था, तो मैंने स्वयं अपने लेख में एक लिखा था कि जितने भ्रष्टाचार के अलग अलग राज्यों से केंद्र तक आरोप आ रहे हैं, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरी में एक पावरफुल कमेटी बनानी चाहिए, जिसको संवैधानिक या उसको अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो। जितने राज्यों के मामले हैं केंद्र के हैं आज़ादी से अभी तक का, एक बार एक समय सीमा करके उसकी शाखा राज्यों में बने और सभी भ्रष्टाचार की जांच हो। जितने राजनीतिक शीर्ष भ्रष्टाचार है, एक बार नए सिरे से सबकी जांच हो जाए और उसमें फिर कैसे क्या आगे सजा देनी है वो करो। फिर उसके बाद सफाई के बाद से कुछ अलग नियम बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रतिवेदन भी भेजा था कि भाई जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, खासकर पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, उसमें लोग त्यागपत्र इसलिए भी नहीं देना चाहते हैं कि एक बार फंस गए तो उसके बाद दोबारा राजनीति में लौटेंगे नहीं, वर्षों तक मुकदमे फाइनल नहीं होते हैं। हालांकि पीएम माने एमएलए एमपी कोर्ट तो बन गया विशेष रूप से, हर जगह है, उसमें मामले जाते हैं, लेकिन फैसले का बस टाइम बाउंड नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस प्रस्ताव को स्वीकार करता, प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका प्रस्ताव रखा, भाषण दिया कि एक बार जितने मामले हैं, पहले तो अभी जितने मामले हैं उसकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और टाइम बाउंड में उनकी सुनवाई हो जाए, ताकि लोगों के साथ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और इसके बाद से फिर जो मामले आए उसको टाइम बाउंड करे, तो ये हो नहीं पा रहा है। ये दायित्व तो देश के सुप्रीम कोर्ट का भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा राष्ट्रपति को लिख देगा कि आप इतने दिनों में आप विधेयक जो पर आप कानून बना दीजिए। बताइए, देश के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर कि यहाँ टाइम बाउंड फैसले हो लाखों, तो वो नहीं कर पाया है। तो समस्या है अभी। तो इस कानून के विरोध करने वाले कौन हैं? राजनीतिक भ्रष्टाचार ने देश से लोगों के अंदर राजनीति के प्रति नफरत पैदा किया। लोगों को राजनीति से एलर्जी होने लगी। देश में मतदान करने से लोग बहुत बचने लगे, मतदान का प्रतिशत घटने लगा था। इसके कारण अच्छे लोग राजनीति में जाना नहीं चाहते थे। लोकतंत्र के प्रति जो है लोगों में अविश्वास। भाई कौन सा लोकतंत्र है, सारे नेता तो चोर है, यही कहा जाता था। आपने भी सुना होगा ना, सब नेता भ्रष्ट है। किसी एक नेता पर बात करिए कि भ्रष्टाचार है तो सीधा जवाब दूसरा, कौन सा नेता ईमानदार है? तो जिन लोगों को सत्ता चलानी है, जिनको हमारे लिए नीति कानून बनाना है, जिन पर हमारे और देश की नीति है, उनके बारे में देश के लोगों के अंदर इतना अविश्वास पैदा हो जाए, उनके बारे में आदर का भाव घट जाए, उनसे नफरत हो जाए, सब मानने लगे कि सारे नेता चोर हैं, पूरी सत्ता चोर है, सत्ता भ्रष्ट है, तो उस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? अब ये तो इधर थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है, कुछ नेताओं पर मुकदमे हुए हैं, ठीक से उनको अरेस्टिंग हुई है, धीरे धीरे वो बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस ढंग से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ऐसे डिपार्टमेंट एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, उन पर आरोप भी है, कई बार आउट ऑफ वे जाके किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि दूसरी सरकारों में ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो अब उस सब का थोड़ा बहुत असर है। और चूँकि सुप्रीम ये नियम भी बन गया है कि 2 साल या अधिक से किसी को सज़ा मिल जाए तो उसका चुनाव भी रद्द हो सकता है, तो पार्टियां भी अब बचने लगी। लेकिन अभी तक कम से कम ऐसे कानून से लोगों का विश्वास तो और जमेगा और दुनिया में भारत सिर उठा के खड़ा होगा, क्योंकि दुनिया में भी हमारे यहाँ की बड़ी आलोचना होती है
अलग अलग संस्थाएं भारत को भ्रष्ट देश घोषित करती हैं, भ्रष्टाचार के आप बनाते हैं कि कौन देश कहाँ कितना भ्रष्ट है, उसके यहाँ किस विभाग में घूस है। हालांकि मैं उस सबसे सहमत नहीं होता हूँ। ये भी दुनिया में एक अपने किस्म का एजेंडा होता है, किसी देश को छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, और वो छद्म लोग होते हैं, करते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम इसके बाद एक कानून बनेगा तो वो भी सोचेंगे ना कि वहाँ तो इतने कड़े कानून बना गए हैं जितने दुनिया में कहीं नहीं होंगे। और फिर उसके आधार पर जो है भारत सिर उठा के बात कर सकेगा कि हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे सफल लोकतंत्र हम है। तो हम ये भी तो कहें कि हम सबसे पारदर्शी हैं, सबसे साफ सुथरा है। राजनीति की सफाई तो बहुत आवश्यक है, राजनीति पारदर्शी हो, शासन पारदर्शी हो, यह आवश्यक है। इसके लिए कानून चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को इससे अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को आलोचना करने का तो अधिकार नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस समय ये है, कल कोई और हो सकता है। आज की दृष्टि से देखें तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को भी इस कानून को समर्पित कर दिया। तो इसीलिए मित्रों, जो इस प्रकार से हमारे देश में विरोध हो रहा है, आप लोग तय करिए कि जो लोग भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो करके भी लोग जेल में रहें, भले साबित नहीं हुआ है, कई बार दिखाई देता है, लोग जेल में अरेस्ट हो जाएं और वो अगर त्यागपत्र नहीं दें और उसका समर्थन किया जा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को राजनीति करने का, हम वोट मांगने का हमको से आपसे हक है? ये आप पर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि किसी कानून का दुरुपयोग होगा इसके आधार पर सभी कानून, कोई कानून ही ना बने, ये कोई तर्क है? आप पर छोड़ता हूँ, आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।